नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम केदारनाथ सिंह द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता बनारस पढ़ेंगे। यह एक लंबी कविता है लेकिन बहुत ही सरल है। इस कविता में कवि ने बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ इसके ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है। बनारस शिव की नगरी है तथा इसे काशी भी कहा जाता है। ये शहर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों व घाटों के किनारे बैठे भिखारी, गंगा में बंधी नाव, मंदिरों और घाटों में जलने वाले दीप, कभी न बुझने वाली चिताग्नि, उनसे और हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास और भक्ति का मिला जुला रूप है बनारस। इस शहर की प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक ओर इस शहर के पुरातन रहस्यों को खोलती है तो दूसरी ओर इस शहर की दार्शनिक व्याख्या भी प्रस्तुत करती है। तो आइए पढ़ते हैं केदारनाथ सिंह जी की प्रसिद्ध कविता बनारस। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुबाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है। कवि बनारस शहर की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहता है कि जब इस शहर में बसंत आता है तो उसकी कोई पूर्व सूचना नहीं मिलती, बल्कि उसका आगमन अचानक हो जाता है। और जब बसंत आता है तो कैसे पता चलता है? कवि कहता है कि लहर तारा या फिर मडुबाडीह की तरफ से धूल भरा बवंडर आता है। बवंडर होता है तूफान, तेज आंधी। तो धूल भरी आंधियां आती हैं और इस शहर के पूरे शहर की जीव जो है किरकिराने लगती है। कहने का भाव ये है कि पूरे शहर के लोगों के जीव पर रेत की किरकिराहट महसूस होने लगती है। शहर की जीव नहीं होती, लेकिन शहर की जीव कहने के पीछे कवि का मकसद ये है कि पूरे ही शहर के हर व्यक्ति के जीव पर उस धूल की किरकिराहट महसूस होने लगती है। तो यहाँ कवि ने शहर का मानवीकरण किया है। वैसे आपने देखा होगा, बसंत के बहुत सारे वर्णन आपने पढ़े होंगे। जब बसंत आता है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। फूल खिलते हैं, भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है, सरसों फूलने लगती है, आमर मंजरियाँ निकलने लगती हैं। तो पता चल जाता है कि बसंत आ गया है। लेकिन बनारस में बसंत के आगमन की सूचना तब मिलती है जब लोगों के मुंह में रेत मिट्टी की किरकिराहट महसूस होने लगती है। तो ये अजीब है बनारस। यहाँ का बसंत आगमन भी अजीब है। इस ओर कवि ने संकेत किया है। दूसरा पद्यांश, जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। सुगबुगाता का मतलब है सजीव हो उठता है, चहक उठता है, प्रसन्न हो जाता है। जो है वह सुगबुगाता है। कवि कहता है कि जब बसंत आता है तो इस शहर में भी जो सजीव चीज़ें हैं उनमें एक अजीब सी खुशी दिखाई देने लगती है। उनमें एक नया जीवन जो है उसका संचार होने लगता है। और जो नहीं है, जो अभी सजीव अवस्था में नहीं है, अपितु बीज के रूप में धरती में पड़ा हुआ है, वह भी
अंकुरण छोड़ने लगता है। पचक्खियाँ होता है बीज से अंकुर फूटना, अर्थात बसंत के आने पर उसमें भी जीवन की इच्छा जगने लगती है और बीज प्रस्फुटित होकर अंकुरित होने लगता है। तो बसंत का प्रभाव यहाँ की वनस्पतियों पर भी दिखाई देता है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। दशाश्वमेध घाट जो है, यहाँ लोग आते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि घाट का जो अंतिम पत्थर जो पानी के साथ जुड़ा हुआ है वह पहले की अपेक्षा काफ़ी मुलायम लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक सामान्य अर्थ ये है कि लोगों का यहाँ आना जाना बढ़ गया है और लोगों के आने जाने की वजह से उनके पैरों से पत्थर पर जमी हुई काई आदि हट गई है और पत्थर मुलायम हो गया है। और इसका एक लाक्षणिक अर्थ भी हम ले सकते हैं। दशाश्वमेध घाट पर लोग जब आते हैं तो जो अनास्था से भरे होते हैं, जिनके हृदय पत्थर की तरह होते हैं, जिनमें जरा श्रद्धा भक्ति नहीं होती, उनका हृदय भी यहाँ आकर मुलायम हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है, आस्थामय हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों पर ही नहीं, अन्य जानवरों पर, पशुओं पर, जीवों पर भी बसंत का प्रभाव देखा जा सकता है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। तो ये बसंत की खुशी वहाँ सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में भी दिखाई दे सकती है। बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी क्यों है? उनमें भी एक खुशी है, उनमें भी एक आनंद झलक रहा है। इसका कारण ये है कि अब यहाँ पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया है और पर्यटकों के आने जाने के कारण अब बंदरों को भी भोजन आदि मिलने की संभावना दिखने लगी है। इसलिए उनकी आंखों में खुशी है, एक नमी है। इसी तरह से और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट का अर्थ होता है पूरी तरह से। और भिखारियों के वो कटोरे जो पहले पूरी तरह से खाली रहा करते थे, जैसे ही बसंत आता है तो उनके खाली कटोरों में भी एक चमक सी भर जाती है। कवि को लगता है कि बसंत ने इन भिखारियों के खाली कटोरों में उतरकर उन्हें चमकदार बना दिया है। इसका भी एक लाक्षणिक अर्थ है कि जिन भिखारियों के कटोरे अक्सर खाली रहा करते थे, पर्यटकों का यहाँ आना जाना थोड़ा कम हो गया था, तो उनको भीख नहीं मिला करती थी। लेकिन बसंत आता है और बसंत के साथ ही पर्यटन शुरू हो जाता है। लोग यहाँ आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, तो भिखारियों के कटोरों में भीख मिलना शुरू हो गई है। उनमें अब सिक्के पड़ रहे हैं और वो सिक्कों की चमक जो है उससे कटोरे उनके भर गए हैं। लेकिन कवि इसको एक नई दृष्टि से देखता है। तीसरे पद्यांश में देखते हैं, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। क्या कभी आपने भिखारियों के खाली कटोरों में बसंत का उतरना देखा है? यदि आपने नहीं देखा है तो आप बनारस आइए, आपको भिखारियों के कटोरों में बसंत का उतरना दिखाई देगा। कहने का भाव ये है कि भिखारियों को बसंत में खूब भीख मिलती है। ये शहर ही कुछ ऐसा है, इसी तरह से ये शहर खुलता है, इसी तरह से ये शहर भरता है और इसी तरह से ये खाली हो जाता है। कहने का भाव ये है कि जब यहाँ पर्यटन शुरू होता है, लोग तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आते हैं, तो शहर लोगों से पूरी तरह से भर जाता है और जब ये समाप्त हो जाता है तो शहर धीरे धीरे खाली हो जाता है। तो ये इस शहर की विशेषता है कि ये भरता है तो पूरी तरह से भर जाता है, खाली होने लगता है तो खाली होता है। आगे एक और विशेषता की ओर कवि संकेत कर रहे हैं। कहते हैं, इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव
ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। बनारस के साथ लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है कि यदि मरने के बाद किसी का अंतिम संस्कार बनारस में किया जाए, दशाश्वमेध घाट में किया जाए, तो उसे मोक्ष मिल जाता है। और इसी आस्था को लोग दिल से निभाते हुए अंतिम संस्कार के लिए शवों को वहाँ ले जाते हैं और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो कवि कहता है आप हर रोज़ देख सकेंगे कि बनारस में कभी ना समाप्त होने वाली शव यात्राएं मिल जाएंगी। अनंत होता है जिसका कोई अंत नहीं, कभी ख़त्म नहीं होता, ये क्रम चलता ही रहता है। लोग कंधों पर मृत शरीरों को ढोकर अंधेरी गलियों से होते हुए चमकती गंगा की ओर जाते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये है वो आस्था जो बनारस के साथ अडिग रूप से जुड़ी हुई है। आगे और देखते हैं बनारस की एक अन्य विशेषता। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। बनारस की एक खासियत है, एक अन्य विशेषता है कि यहाँ हर चीज़ धीमी गति से होती है। यहाँ कोई भी हड़बड़ाहट, दौड़ धूप नहीं देखी जा सकती। हर चीज़ अपनी एक धीमी लय में होती है। कवि को लगता है कि इस शहर में जब धूल भी उड़ती है तो वह भी धीमी धीमी ही उड़ती है। और लोगों की चाल देखें, लोगों का बनारसी ढंग देखें तो वो भी बड़ी धीमी गति से चलते हैं। और यहाँ के मंदिरों की घंटियाँ भी बहुत धीरे धीरे बजती हैं। और तो और कवि कहता है कि यहाँ शाम भी धीरे धीरे ही आती है। ये बनारसीपन है, ये बनारस के लोगों का चरित्र है कि उन्हें कभी भी कोई भी हड़बड़ाहट नहीं रहती। बनारस में हर चीज़ धीमी गति से होती है। यहाँ आप देखें धीरे 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 आदि शब्द जो हैं बार बार आ रहे हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ यहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ों सैकड़ों वर्ष से। ये जो बनारस का अपना चरित्र है कि यहाँ हर चीज़ अपनी ही लय में चलती है, धीमी धीमी गति से यहाँ हर चीज़ घटित होती है। वास्तव में ये इस शहर की ये विशेषता एक ऐसी विशेषता है जिससे हम इसका प्राण तत्व कह सकते हैं। यही वो गुण है जो बनारस को बनारस बनाता है। यही वो धीमे धीमे होने की लय है जो इस शहर के अस्तित्व को मजबूती से बांधे हुए है। हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे होना ही बनारसी होना है। और यहाँ बदलाव नहीं आते, इस शहर में बदलाव बिल्कुल नहीं आते। इस तरह के कुछ भी गिरता नहीं है। इस शहर में शताब्दियों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो विश्वास चले आ रहे हैं, जो आस्थाएं चली आ रही हैं, जो ऐतिहासिक महत्व की बातें चली आ रही हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से छूटती नहीं है। लोग आज भी उन पर उसी तरह से विश्वास करते हैं जैसे सैकड़ों वर्ष पहले किया जाता था। कि हिलता नहीं है कुछ भी। ये एक ऐसा शहर है कि यहाँ ज़रा भी आप बदलाव नहीं देख सकते। कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती है। जो चीज़ सैकड़ों वर्ष पहले जिस जगह रखी थी, आज भी आपको उसी जगह वो मिल जाएगी। कभी उदाहरण देकर कहते हैं कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव। जहाँ गंगा पहले बहा करती थी, आज भी उसी जगह बह रही है
गंगा ने अपना स्थान नहीं बदला है। इसी तरह से गंगा के जिस घाट पर, जिस जगह पर नाव बांधी जाती थी, आज भी उसी घाट पर, उसी जगह पर नाव बांधी जा रही है। कोई बदलाव नहीं, कोई अंतर नहीं, क्योंकि बनारस कभी कोई चीज़ छोड़ता नहीं, क्योंकि बनारस कभी भी किसी भी चीज़ को बदलाव के नाम पर अपनाता नहीं, ना ही अपनाने की उसमें कोई इच्छा रहती है। एक अन्य उदाहरण है कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों वर्ष से। तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों साल पहले जिस जगह रखी गई थी, आज भी उसी जगह रखी हुई आप देख सकते हैं। तो इन पंक्तियों में भी धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और बनारस के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यही बनारसीपन है, यही बनारसी लहजा है कि यहाँ हर चीज़ अपनी धीमी लय में चलती है, धीमी गति से चलती है, और यहाँ ये शहर बदलावों के पीछे नहीं भागता। आज सारी दुनिया भौतिकता के पीछे भागी है, आधुनिकता ने सारी दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन बनारस ने ना तो कभी इसको अपनाना चाहा है, ना ही इसे अपनाने की कभी कोई ज़रूरत महसूस हुई है। बनारस का असली रूप देखना हो तो कभी कहते हैं, कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शब में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। कवि का मानना है, यदि बनारस का सही रूप देखना हो तो कभी ढलती हुई शाम के समय बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व योजना के चुपचाप इस शहर में घुस जाओ, प्रवेश कर जाओ, और उस समय प्रवेश करो जब संध्या वंदना चल रही हो और आरती की जा रही हो। तो आरती के आलोक में, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, तो संध्या वंदना के समय जो आरतियां जलाई जाती हैं, दीप जलाए जाते हैं, उनके प्रकाश में कभी इस शहर को देखना, आपको इसकी बनावट बहुत ही अद्भुत लगेगी। इसकी बनावट आपको बड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि ये शहर आप उस समय देखेंगे तो लगेगा कि ये आधा शहर जल में है। लोग स्नान करने के लिए जल में गए हुए हैं, और वो 1 2 4 संख्या में नहीं, बहुत ज़्यादा लोग जो है एक साथ स्नान कर रहे होते हैं, तो लगता है जैसे आधा शहर जल में उतर गया है। आधा मंत्र में, संध्या वंदना है तो उस समय मंत्र उच्चारण हो रहा होता है, और बहुत सारे लोग मंत्र उच्चारण में लगे होते हैं। आप देखेंगे तो लगेगा कि बनारस का आधा शहर तो मंत्रोच्चारण में है, आधा फूल में है। तो पूजा अर्चना करने के लिए बहुत सारे लोग हाथों में फूल लिए हुए हैं, तो आपको लगेगा कि बनारस का एक आधा हिस्सा तो फूल लिए खड़ा है। शबों की ओर देखेंगे तो आधा अभी भी शब ढोने में लगा हुआ है, आधा शहर अभी सो चुका है, नींद में है, आधा शंख ध्वनि करने में लगा हुआ है। इस तरह से आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इस शहर को देखोगे तो ये आधा ही नज़र आएगा और आधा नज़र नहीं आएगा। आधा नज़र आना और आधा नज़र नहीं आने के पीछे कवि ये कहना चाहता है कि ये शहर जो है उसको संपूर्णता में एक साथ देख पाना, समझ पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इस शहर की बनावट, इस शहर का स्वरूप विचित्र है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा। कवि को लगता है कि ये शहर 2 रूपों में है।
एक वो रूप है जो साक्षात दिख रहा है, जो है, जो वास्तव में दिखाई दे रहा है। वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, वह अपने आप ही खड़ा है। उसको खड़ा करने के लिए कोई भी स्तंभ नहीं है, कोई भी खंबा नहीं है। कहने का भाव यह है कि बनारस का जो रूप आंखों से दिख जाता है, दिख रहा है, वह अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है। उसे किसी ने भी अपने प्रयत्न से खड़ा नहीं किया है, उसका किसी ने समर्थन नहीं किया है। कवि इसके माध्यम से बनारस के आधुनिक रूप का, भौतिक रूप का उल्लेख कर रहा है। बनारस में कभी भी आधुनिकता को, भौतिकता को, सांसारिकता को समर्थन नहीं दिया गया, लेकिन वो आधुनिकता, वो भौतिकता, वो अर्थतंत्र, वो सांसारिकता चुपचाप साथ साथ वो अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भले ही उसको किसी का समर्थन नहीं मिला है, लेकिन वह इसके साथ अपने ही बलबूते पर घुल मिल गया है। और जो नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, जो इस संसार का नहीं है, अर्थात उसका आध्यात्मिक रूप। बनारस के आध्यात्मिक रूप को सहारा देने के लिए तो कई स्तंभ हैं। वो कौन कौन से स्तंभ हैं? राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, हवन की राख, शवों के दाह संस्कार करने की राख, रोशनी, आरती की रोशनी, ये सारी चीज़ें आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी हुई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उसके आध्यात्मिक रूप को स्तंभ बनकर थामे हुए हैं। आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं के स्तंभ, खुशबू के स्तंभ, और यहाँ तक कि पूजा अर्चना के लिए उठे हुए लोगों के स्तंभ भी बनारस के इसी आध्यात्मिक रूप को थामने के लिए लगे हुए हैं। तो कवि का कहना ये है कि इसकी आध्यात्मिकता को सहारा देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उदाहरण हम देख चुके हैं, राख हो, रोशनी हो, आग हो, पानी हो, धुआं हो, या फिर पूजा अर्चना के लिए उठते हुए लोगों के हाथ हों। ये सारी क्रियाएं बनारस के आध्यात्मिक रूप को ही संभाले हुए हैं, उसको ही सहारा दिए हुए हैं। लेकिन भौतिकता भी अपने ही बलबूते पर साथ में खड़ी है। तो इसमें जब हमने परिचय में देखा था कि कवि ने बनारस कविता में अध्यात्म के साथ आधुनिकता का समाहार दिखा दिया है, तो ये वो पद्यांश है जिसमें ये दिखाई दे रहा है। अब हम अंतिम पद्यांश को देखते हैं। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। यहाँ कवि ने बनारस शहर को एक साधक की तरह, साधना करते हुए एक साधु सन्यासी की तरह दिखाया है, जो क्या कर रहा है? किसी अलक्षित सूर्य को, अलक्षित मुझ जो दिखाई नहीं देता, अज्ञात, किसी अज्ञात सूर्य को अर्घ्य देने के लिए 1-2-4 सालों से नहीं, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के पानी में खड़ा होकर अपनी एक टांग पर खड़ा है और अपनी दूसरी टांग की उसे कोई भी खबर नहीं है। एक टांग पर खड़े होना साधक का परिचय मिलता है। साधक एक टांग पर खड़े होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाते हैं। बगुला भी एक टांग पर खड़े होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है। तो कवि ने इस शहर को भी एक टांग पर खड़ा दिखाया है। कहने का भाव ये है कि ये शहर भी केवल और केवल अपने अध्यात्म के लक्ष्य को ही ध्यान में रखता है और उसी को ये पूजता है, उसी को ये अर्घ्य देता है, और अपनी दूसरी टांग की तो ये कभी खबर ही नहीं लेता। तो ये दूसरी टांग कौन सी है? आधुनिकता की, भौतिकता की,
जिसके बिना कोई भी उन्नति संभव नहीं। बनारस में भी ये चीज़ें आ गई हैं, आधुनिकता चल रही है, वहाँ भी व्यवसाय चल रहा है, अर्थ को वहाँ भी बढ़ावा मिल रहा है, व्यापार धंधा वहाँ भी चल रहा है। लेकिन बनारस की विशेषता इस गुण के कारण नहीं है, अपितु उसकी विशेषता तो अपनी प्राचीनता के कारण है, अपनी भव्यता के कारण है, अपनी सांस्कृतिक महत्व के कारण है। इसीलिए बनारस शहर आज भी उसी चीज़ पर बल देता है, अपनी संस्कृति पर बल देता है, अपनी आस्था, अपना श्रद्धा, अपनी भक्ति, विश्वास आदि पर ही उसका ध्यान केंद्रित रहता है। आधुनिकता की उसने कभी परवाह ही नहीं की। तो इस तरह हम देखते हैं इस पद्यांश में भी मानवीकरण हुआ है, शहर को मनुष्य की तरह एक टांग पर खड़ा दिखाया है, और साथ ही ये एक दृश्य बिंब है जो कवि ने यहाँ उपस्थित किया है। तो अब हम पूरी कविता का एक साथ काव्य सौंदर्य देखते हैं। कविता बिल्कुल विवरणात्मक है, सरल है, भाषा भी समझ आने लायक है, कहीं जटिलता नहीं दिखाई दे रही। तो जैसे पहले पद्यांश में हमने देखा, यहाँ कवि ने बनारस में वसंत का आगमन दिखाया है और बसंत के आगमन पर वहाँ के जनजीवन में जो परिवर्तन आता है उसकी ओर संकेत किया है। शहर का यहाँ भी मानवीकरण किया है पहले ही पद्यांश में, जिसमें पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है, ये प्रयोग बताता है कि यहाँ शहर का मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह अब दूसरे पद्यांश में देखें, बैठे बंदरों की आंखों में, बैठे बंदरों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रोज रोज, धीरे धीरे, और फिर आगे है ऊंचे ऊंचे स्तंभ, ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतिम पद्यांश में हम देख चुके हैं मानवीकरण अलंकार है, दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। ये पूरी की पूरी कविता मुक्त छंद में रचित है। इसकी भाषा सरलता के साथ साथ लाक्षणिकता लिए हुए है, इसमें देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये थी हमारी कविता बनारस। मैं आशा करता हूँ कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।